एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो हम बात कर रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसे आप CSJM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 3 वालों की। इनका फर्स्ट पेपर है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप विच इज़ कॉमन फॉर ऑल। ओके, सो इसकी 4 क्लासेस हमने ले ली हैं और आज है क्लास नंबर 5 और आपकी यूनिट 1 भी कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं जहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप आपका सब्जेक्ट है, तो ये पूरा ही कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल है। ये पूरी क्लास आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, यूनिट 2 एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कूल, ये आपका यूनिट 2 का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको पेड नोट्स परचेज करने हैं तो यहाँ पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7208053840। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूरा ये जो PDF नोट्स हैं इसको परचेज कर सकते हैं और साथ में आपको यहाँ पर 2 साल के PYQs भी मिलेंगे। दिस इज़ अ प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर। ओके, सो ये टोटल 67 पेजेस की PDF है। इसके बाहर फिर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना ही कोई बुक खरीदनी है, ना ही कोई इजी नोट्स खरीदना है। और बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में मैंने पूरा कंटेंट तैयार किया है जो आपको अच्छे से समझ में आएगा, जिसके बाद आप खुद इसको अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस। तो ये टॉपिक करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर जो ये है इसमें दिखाऊंगी कि ये क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद लास्ट में हम चेक करेंगे कि इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। So management functions are core responsibilities that guide managers, including school leaders, in planning, organizing, overseeing work to achieve goals efficiently and effectively. These functions are applicable in all sectors, including education, business and government. ठीक है, तो मैनेजमेंट, जैसा कि आपको समझ में आया कि मैनेजमेंट फंक्शंस क्या है, पूरा क्या है, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हम, चाहे वो एजुकेशन है या कोई बिजनेस से रिलेटेड है या गवर्नमेंट भी है, ओके, तो हर जगह चीज़ को मैनेज करना। ठीक है, तो ये किसका काम होता है, जो हमारा पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट फंक्शन होता है, जो पूरी तरह से गाइड करता है कि वट एवर द गोल ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, उसे कैसे अचीव करना है। तो उसके लिए पूरा जो फंक्शन करना है, जो काम करने हैं, तो वो किस पर डिपेंडेंट होता है, हमारा मैनेजमेंट पे। अब हमें यही समझना है कि ये मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और क्या क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के जो सक्सेसफुल हो रहा है तो उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो वो पूरा हम यहाँ पर इस टॉपिक में समझेंगे। अभी पहले हम लोग जैसे पहले डिस्कस किया है कि पहले आपको कुछ डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो लिखनी होती हैं। जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन दी है हेराल्ड कुंज, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन बाय फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। तो मैनेजमेंट की अगर एक डेफिनेशन दी जाएगी तो वो उनके अकॉर्डिंग कि ये एक आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क है, एक तरह की कला है काम को पूरा करने की, लेकिन वो भी एक फॉर्मलाइज्ड ग्रुप में। ठीक है, फॉर्मल वे में, नॉट इन इनफॉर्मल वे। तो ये हेराल्ड कुंज ने डेफिनेशन दी हुई है अपनी। नाउ मैनेजमेंट में बी कॉल्ड एन आर्ट एज वेल एज साइंस। इसको एज एन आर्ट भी कह सकते हैं एंड एज वेल एज साइंस भी कह सकते हैं। मैनेजमेंट है साइंटिफिक बेसिस बिकॉज मैनेजमेंट टेक्निक्स आर दस प्रैक्टिकल टू मेजरमेंट एंड फैक्चुअल डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो मैनेजमेंट को साइंस हम साइंटिफिक किस बेसिस पे बोल सकते हैं कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग मैथड्स या टेक्निक्स जो प्लान बनाते हैं तो उसका हम लोग अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में कर रहे हैं। आफ्टर दैट वट एवर विल बी द ऑब्जर्वेशन या क्या रिजल्ट निकल के आएगा, फिर हम उसमें चेंज भी कर सकते हैं जो भी हमारा आ रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, एक पूरा साइंटिफिक तरीका हो गया। दूसरी जगह से क्या आता है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज मैनेजमेंट मीन कोऑर्डिनेटिंग एंड गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो ये एक तरीका है, एक कला भी है जो दूसरे के थ्रू कोऑर्डिनेट करके काम को करवाने की। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज एक्चुअली एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन विच एक्टिवली डायरेक्ट्स ह्यूमन एफर्ट्स टुवर्ड्स कॉमन गोल। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट इज टू इंटीग्रेट एंड अप्लाई द नॉलेज एनालिटिकल अप्रोचेस डेवलप्ड बाय न्यूमरस अदर डिसिप्लिन्स। क्लियर हो गया। तो एक तरह का ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जो डायरेक्ट करता है हमारे ह्यूमन एफर्ट्स को, सारे लोगों को मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम करने के लिए, जहाँ पर आप सभी अपना हर जो आपकी टीम मेंबर है वो अपना नॉलेज को अप्लाई करेगा थ्रू एनालिटिकल अप्रोचेस। ठीक है, टू अचीव अवर कॉमन गोल।
क्लियर होगा। तो देखिए चीज़ें हमें पता होती हैं, बट जब वहाँ पर आपको सब्जेक्टिव पेपर 2 आवर्स में कंप्लीट करना है तो आपके पास अच्छा खासा कंटेंट होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि सोचने का टाइम नहीं होता है। आपने सेमेस्टर 1 में ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया हुआ है ये सब्जेक्टिव वाला, तो आपको पता है कि 2 आवर्स कैसे निकल जाते हैं, कभी-कभी क्वेश्चंस ही पूरे अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। तो हमारे पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि हम उसको पूरा वहाँ पर जाके लिख पाएँ, ठीक है? तो ये हमारा हो गया। अगर हमें डेफिनेशन आएगी व्हाट इज बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन, तो हम ये पूरा कंटेंट यहाँ वहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ हमारा आता है नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट, फीचर, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव फंक्शन मैनेजमेंट। अब अगर आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाए या फीचर पूछा जाए या नेचर पूछा जाए या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए, तो इन सभी के लिए आपको यही 11 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, बिकॉज दिस इज कॉमन फॉर ऑल, इनडायरेक्टली दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ओके जैसे इट इज़ एन एक्टिविटी इंटरपर्सनल, डिसीजनल एंड इंफॉर्मेटिव। तो ये मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, काइंड ऑफ एक्टिविटी है, इंटरपर्सनल, डिसीजनल, इंफॉर्मेटिव, जहाँ पर इंफॉर्मेशन का भी एक्सचेंज हो रहा है, डिसीजंस का भी एक्सचेंज हो रहा है, और एक दूसरे में, और हो कहाँ रहा है, एक दूसरे पर उनके साथ में हो रहा है, ग्रुप में हो रहा है, टीम में हो रहा है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्टिविटी। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस कैसा है, सोशल भी है, इंटीग्रेटेड भी है, कंटिन्यूअस भी है एंड इंटरेक्टिव भी है। तो मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस हम कैसे कह सकते हैं कि एक सोशल, भाई कोई अकेला थोड़ी ना किसी चीज़ को खड़े होकर मैनेज करेगा, उसके लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन, एक टीम वर्क लगती है, ग्रुप में होता है ये। तो क्या हो गया, ये एक सोशल प्रोसेस हो गया। इंटीग्रेटेड है, सबको मिल के एक डायरेक्शन में काम करना होगा फॉर टूवर्ड्स अवर कॉमन गोल, सो दैट हम लोग अपना जो भी अचीवमेंट गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। तो इंटीग्रेटेड हो गया। कंटिन्यूअस होता है, यही है कि लगातार काम करते रहना है, ऐसा नहीं कि हमने गोल बना लिया और कुछ कर लिया और बंद, नहीं, नया गोल आएगा, इसको अचीव करेंगे, फिर और कुछ आएगा, फिर और कुछ आएगा। तो इस तरह से कंटिन्यूअस सिस्टम चलता रहता है। और इंटरेक्टिव तो हो ही जाता है, बिकॉज इंटरेक्शन, इन सब कामों के लिए क्या चाहिए होता है, इंटरेक्शन चाहिए, करना ही पड़ता है। तो इससे इट इज़ अ काइंड ऑफ, तो ये मैनेजमेंट को आप नेचर में, कॉन्सेप्ट में, फीचर में, कैरेक्टरिस्टिक्स में कहीं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है, ठीक है, बिना गोल के किस चीज़ का मैनेज होगा, ठीक है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल एंड इट इज ऑल्सो यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। अब ये पूरा एक सिस्टम्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो ये पूरा एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटीज़ है कि जो भी हमारा गोल है उसके लिए सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास किसी चीज़ की अथॉरिटी दी जाती है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सिस्टम्स ऑफ अथॉरिटी। इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल, एक डायरेक्शन में क्या, मल्टी डायमेंशन, कहीं पर जाके मल्टी डायमेंशनल भी हो जाता है। अगेन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन, डायनामिक स्टैटिक तो नहीं है ना, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस चेंज होता रहता है, वट एवर द नीड इन द एनवायरनमेंट या मार्केट में क्या ट्रेंड है उसके बेसिस पे मैनेजमेंट चेंज होता है। साथ में मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि जो आज मैनेजमेंट में है वो कल भी मैनेजमेंट बनाएंगे, नो, मैनेजमेंट तो चेंज होता रहता है। तो वहाँ भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। इट इज़ एन इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मीन्स एक तरह से होता है कि इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, ठीक है, मेजर नहीं कर सकते हैं, ना ही इसको ऐसे इन वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है इफेक्टिवली और इफिशिएंसी के साथ वट एवर द रिसोर्सेज आर अवेलेबल, उनको कितनी अच्छी तरीके से उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके हम इफेक्टिवली अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ काइंड, यू कैन से बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ओके, सो ये आ गया 10 पॉइंट्स है, इन्हीं को आप थोड़ा और ज़्यादा अगर डिपेंड ऑन द क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज इतना ही मैटर सफिशिएंट है। बिकॉज अगर आता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ concept of management, तो first you will give the intro of the management, then definition of the management, then you will write all these 10 to 11 points, so this will be sufficient for 5 marks का जो क्वेश्चन होता है। ओके, इसके अलावा जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें तो और सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, अभी हम आगे क्वेश्चन पेपर में चेक करेंगे। ब्रॉडली द मैनेजमेंट फंक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अंडर, बट इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री टू अ लार्ज एक्सटेंट, ठीक है। तो हम लोग 3 तरीके से इनको कह सकते हैं, बट डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल कंट्रोल। तो 3 तरीके से हम मैनेजमेंट फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर एंड टेक्निकल लेवल पर। तो 3 इसको भी समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इज लिमिट द एक्सपेंडिचर एंड क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क विद इन द एस्टिमेट। तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल क्या होता है कि वो जो भी हमारे गोल हैं उसको अचीव करने के लिए कि हमें कितना कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, एक एस्टिमेट
जारी करेगा, ठीक है। फाइनेंशियल कंट्रोल इज टू सैंक्शन द बजट अलॉटमेंट एंड मॉनिटर द इनकम एक्सपेंसेस स्टेबल। और फाइनेंशियल्स का क्या होगा कि उसके बाद वो बजट अलॉट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जो भी मतलब जब भी कोई काम मिलकर आए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि हमें इस तरीके से इस तरह से काम करना है, ठीक है। अब उस पर क्या खर्चा होगा उस उन्होंने बताया कि इतना इतना ये हो सकता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल वाले क्या करेंगे, बजट को अलॉट करेंगे और फिर चेक भी करेंगे कि वो सही जगह से सही तरह से एक्सपेंसेस हो भी रहे हैं या नहीं। एंड द थर्ड आ जाता है हमारा टेक्निकल कंट्रोल। Technical control is exercised on the execution of work as per approved specification and variation is promptly reported for necessary action। तो टेक्निकल कंट्रोल क्या आ जाता है, यहाँ पर जाके बेसिकली उस काम को एग्जीक्यूशन की बात होती है, ठीक है। जो भी स्पेसिफिलाइज्ड हैं फॉर द पर्टिकुलर वर्क, जो इस प्रोफेशनल्स हैं उनको काम देना, दैट इज टेक्निकल कंट्रोल। Management of education is the process of planning, organizing, directing, and controlling the activities of an institution by utilizing human and material resources efficiently and effectively to achieve our organizational goal। तो ये जो definition आ जाती है एजुकेशन में मैनेजमेंट कैसे इम्पॉर्टेंट है, तो ये हमारा बेसिकली ये पूरा प्रोसेस है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का ऑफ एंड फॉर द इंस्टीट्यूशंस, जो कॉमन गोल होता है एजुकेशन का, और किस तरह से ह्यूमन जो भी और मटेरियल जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली, अगेन वर्ड आता है वेरी इंपॉर्टेंट, एफिशिएंटली मीन्स बेस्ट से बेस्ट वे में हम उसको यूज़ कर सके, ऑप्टिमम वे में और इफेक्टिवली, कि जिसके बाद जो हमारा गोल है वो बहुत इफेक्टिवली अचीव होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो हमें अचीव कर लेना है, ठीक है। तो दीज आर द इंट्रो पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। अब हम आते हैं बेसिकली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक एक फंक्शन भी पूछ लिया जाता है, जो 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है, और साथ में पूरा क्वेश्चन तो आ ही जाता है कि बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन को डिस्क्राइब करिए। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, लेथर गुलिक हैज़ गिवन अ कीवर्ड पॉस डी कॉर्ब, ये उन्होंने कीवर्ड दिया था, वेयर P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO for coordinating and R for reporting and the last B for budgeting। ओके, तो ये पॉज डी कॉर भी ये दिया था इन्होंने कीवर्ड, बट द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय कून्स और एंड ओडेनल, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये मेन जो हमारे जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं कून्स एंड ओडेनल के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर, चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज प्लानिंग। Planning is the first and most important step of management functions, and as it sets the overall structure of the process with activities and timeline। ओके, तो प्लानिंग सबसे पहले, जब भी हम कोई अपना गोल बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, तो सबसे पहले तो हम प्लानिंग करते हैं कि अब उस काम को करेंगे कैसे, प्लान तो करना पड़ेगा। तो दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, जो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर बताता है कि ये करेंगे, देन ये करेंगे, देन ये करेंगे, फिर ऐसे करना है, ठीक है। और साथ में टाइमलाइन भी सेट करते हैं हम उसके लिए कि कितने समय में हम ये काम कर लेंगे। तो दिस ऑल कम्स इन प्लानिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिजिंग द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू बी टुमारो। कहाँ आज हम हैं और उसके बाद हम अपनी प्लान क्या करते हैं कि नेक्स्ट 2 ईयर 3 ईयर्स में हम क्या होंगे, ठीक है। थ्रू 3 ईयर्स या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्लानिंग, वो तो डिपेंड होता है, बट हम डिसाइड करते हैं। ब्रिजिंग गैप इसको कह सकते हैं। अदर वर्ड्स, इट्स मीनिंग इज लुकिंग अहेड, रिलेटिंग टूडेज इवेंट्स विद टुमारोज पॉसिबिलिटी। आज की जो हमारी जीवन है उसको आगे की पॉसिबिलिटी से रिलेट करना, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ प्लानिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड व्हाट डज व्हाट, ठीक है। तो समझ में आ गया कंप्लीट। देखिए वही होता है ना, प्लानिंग एक वर्ड में बोला तो यू कैन टेल कि व्हाट इज प्लानिंग, बट जब आपको पूरा वहां पर सब्जेक्टिव आंसर देना है, दिस मीन्स यू शुड हैव अ मोर कंटेंट। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्या और कर सकते हैं, और कौन किसे करना है, कौन करेगा, हु डज व्हाट, कौन कौन क्या क्या करेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड कून्स, प्लानिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग मिशंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड action to achieve them. It requires decision making, that is choosing from alternative future course of action। क्लियर हो गया। देखिए डेफिनेशंस तो आपको एज इट इज़ ही लिखनी है, वो आप याद कर लेंगे, और हर उसमें एक डेफिनेशन ज़रूर दीजिएगा हाईलाइट करके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको वहाँ पर मार्क्स इसी से अच्छे मिलते हैं जब आप कॉपी में रिप्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स,
आउटलाइनिंग द स्टेप्स नीडेड टू अचीव देम, ठीक है, गोल्स को सेट करने में, फिर पूरी उसकी एक आउटलाइन तैयार करने में। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर मैनेजमेंट फंक्शन, तो हम कह सकते हैं इट इज़ ए काइंड ऑफ फाउंडेशन है, ठीक है। अब एजुकेशन में कैसे होगा यहाँ आप देखते हैं, इस्टेब्लिशिंग अ स्कूल विजन एंड मिशन। स्कूल जब हम का विजन क्या है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्कूल का क्या विजन है और क्या मिशन है, सबसे पहले जब ये होगा तो उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग होगी। तो जब हम प्लान करते हैं तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं कि हम अपने अगर स्कूल जैसे प्राइमरी स्कूल खुला है, किंडरगार्टन खुला है, या एक एग्जांपल ले लीजिए या 12th तक का पूरा है, ठीक है, तो वो किस तरह का वहाँ पर फिर कौन कौन से क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मिशन क्या है पर्टिकुलर स्कूल का, और देखिए हर स्कूल का मिशन यही होता है कि प्रोवाइडिंग गुड एंड बेटर एजुकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो पूरा हो गया। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग एकेडमिक कैलेंडर्स, लेसन प्लान्स एंड करिकुलम मैप्स। तो जब अब आप स्कूल खुल गया है मान लीजिए, तो एकेडमिक कैलेंडर तो सबसे पहले, आजकल तो देखिए स्कूल में पूरे साल का कैलेंडर पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाता है, इस दिन ये कब आपके टर्म 1, कब यूनिट 1, कब आपकी छुट्टियां, पूरा कैलेंडर प्रोवाइड हो जाता है। लेसन प्लान्स होता है पूरा कि इस 3 मंथ्स में ये कंप्लीट करके देन एक टेस्ट होगा, देन फिर कंप्लीट करके पूरा 6 टर्म 1 होगा। तो क्या हो गया, ये पूरी प्लानिंग है, क्रिएट कर लिया। प्लानिंग टीचर्स ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्टूडेंट प्रोग्राम्स, इसकी प्लानिंग होती है। तो एजुकेशन में इस तरीके से हम प्लानिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ इम्प्लीकेशंस फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, जैसा कि आपका क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग है तो वो इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसा होता है, इम्प्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर टॉपिक इंक्लूड कर दिया है। विदाउट प्लानिंग एफर्ट बिकम डिसऑर्गेनाइज्ड एंड गोल्स मे नॉट बी अचीव्ड। गुड प्लानिंग ब्रिंग्स क्लैरिटी, फोकस एंड डायरेक्शन। क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं नेचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का नेचर क्या है? नेचर इज गोल ओरिएंटेड, planning is an intellectual and rational process, planning is a primary function, planning is all pervasive, planning is forward looking, planning is integrated process, planning involves choices, focus attention on objectives, provides sense of direction, प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फैसिलिटेट्स कंट्रोल। ठीक है, तो ये देखिए मैंने पॉइंट वाइज आपको नेचर्स बता दिए हैं। अब आप इन पॉइंट्स को ऐसे ही लिख दीजिए, चाहे आप एक सेंटेंस बना के लिख लीजिए, जैसे प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एंड रैशनल प्रोसेस, ऐसे लिख दीजिए या ऐसा लिख दीजिए, सेम जैसा मैंने लिखा है ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो चीज़ें समझ में आ गई हैं कि भाई एक तर्क संगत प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल है, कोई उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है। सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी उद्देश्य को पूरा करने का, सबसे पहला फंक्शन यही होगा। फॉरवर्ड लुकिंग, हमेशा आगे की ओर प्लानिंग में हम देखते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है, सभी को साथ में लेके, वट एवर वी हैव, ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज, जो भी है सबको इंटीग्रेट करके देन वी प्लान। ओके, चॉइसेस इन्वॉल्व करता है क्योंकि हम इसमें चूज करते हैं तो इन्वॉल्व चॉइसेस हो गया। फोकस अटेंशन और हमारा जो फोकस कहाँ पर होता है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पर होता है, हमारे गोल पर ही होता है। तो क्या होता है, एक डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है, हम किस डायरेक्शन में काम करेंगे वो हमें प्लानिंग प्रोवाइड करता है। हमारी क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या रूल्स होंगे, क्या हमें पूरी तरह से प्लानिंग किस में हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में। जब हम एक आउटलाइन तैयार कर लेते हैं देन हम अपना नेक्स्ट उसके बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा नेचर हो गया प्लानिंग का। नाउ टाइप्स ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट, अब किस तरह की मैनेजमेंट में प्लानिंग होती है इस पर बात करेंगे। इन मैनेजमेंट प्लानिंग कैन बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन स्कोप, ड्यूरेशन एंड लेवल ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए प्लानिंग किस मैनेजमेंट में किस तरीके से होगी। पहली बात तो क्या स्कोप है, दूसरा ड्यूरेशन, कितने टाइम की प्लानिंग करनी है हमें, ठीक है, और लेवल ऑफ अथॉरिटी कि आप टॉप लेवल पर हैं या मिडिल लेवल पर हैं, बॉटम लेवल पर, सबकी अपनी अपना एरिया है जिसके अकॉर्डिंग उन्हें प्लान करना है। क्लियर हो गया। ईच टाइप सर्व्स अ स्पेसिफिक पर्पस इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंटली, और हर लेवल का एक अपना अलग जो है पर्पस है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। हेयर आर द मेन टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अब चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहला होगा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जो कौन करेगा, टॉप लेवल का मैनेजमेंट करेगा, उसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म, तो अब टॉप लेवल की प्लानिंग क्या होगी, लॉन्ग टर्म ब्रॉड लेवल प्लानिंग होगी, डन बाय टॉप मैनेजमेंट टू सेल ओवरऑल डायरेक्शन एंड गोल्स। सिंपली हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है, NEP 2020 को लेकर जो हमारी गवर्नमेंट, जो हमारा टॉप लेवल का मैनेजमेंट आ गया, एजुकेशन में जो हमारा क्या शिक्षा मंत्रालय बोलते हैं मिनिस्ट्री, तो वो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया। वहाँ पर एक लॉन्ग टर्म गोल बनेगा पूरी इंडिया में आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसी होनी चाहिए, जो NEP 2020 के थ्रू बहुत कुछ चेंज किया गया है और आगे भी चेंजेस चल रहे हैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो वो सारी चीज़ें क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस चल रहा है। तो दिस इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो वो कैसा होगा, लॉन्ग टर्म, ब्रॉड लेवल
और टॉप मैनेजमेंट से, और ओवरऑल डायरेक्शन एंड गोल्स। ठीक है, टाइम फ्रेम 3 to 5 ईयर्स हो सकता है और भी ज़्यादा हो सकता है। फोकस क्या ऐसा रहता है, विजन, मिशन, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल, एक्सपेंडिंग स्कूल ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि कोई जिस स्कूल की ब्रांचेस को अक्रॉस द कंट्री में, किसी कोई स्कूल है उसने अपनी ब्रांचेस को स्कूल के लेवल पर वो टॉप मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया गवर्नमेंट वाला, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरे एजुकेशन सिस्टम पर हो गया। और अगर एक पर्टिकुलर स्कूल की बात करेंगे तो वो स्कूल का पूरे उसमें में खोलना, दैट इज अ स्कूल लेवल पर वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, देखिए हर जगह पर जाके टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल होगा। पर्पस क्या है, टू डिफाइन वेदर और वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू गो एंड हाउ टू गेट देयर। ठीक है, तो ये उस पर्टिकुलर स्कूल का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट आ गया हमारा टैक्टिकल प्लानिंग, मिडिल लेवल प्लानिंग। मिडिल लेवल प्लानिंग कैसी होगी, शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्लानिंग फोकस्ड ऑन हाउ इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजिक प्लान्स एट डिपार्टमेंटल लेवल। अब क्या है कि जो मैंने जैसा कि एग्जांपल लेके चले कि सरकार की तरफ से बन गया, अब मिडिल लेवल की प्लानिंग स्टेट लेवल पर आ गया। ठीक है, डिपार्टमेंट लेवल पर आ गया कि अब उनको कैसे अप्लाई करा जाएगा। स्ट्रैटेजी वहां से हो गई, देन टैक्टिकल आ गया। सिमिलरली जो हमने यहाँ पे स्कूल वाला एग्जाम्पल लिया था उसमें भी सेम चीज़ ही हो जाएगी। इसका टाइम फ्रेम 1 to 3 ईयर्स। डिपार्टमेंट गोल हो गया, रिसोर्स लोकेशन एलोकेशन हो गया, प्लानिंग अ न्यू करिकुलम फॉर सीनियर स्कूल। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि हमें अगर कैरिकुलम का ऊपर से मिल, एग्जाम्पल कैसे इसको आप रखेंगे कि जब हमारा हमें पता चल गया कि हमें अपने करिकुलम में क्या क्या ऐड करना है, अब उसको सीनियर स्कूल के लिए वो कैसे कौन से टॉपिक हम रखें, क्या क्या रखें जो उन बच्चों को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो दैट इज अ प्लानिंग अ न्यू करिकुलम फॉर द सीनियर स्कूल। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन लेवल पे हो जाता है। टॉप लेवल पर स्ट्रैटेजी बनती है, देन मिडिल लेवल पर एप्लीकेशन हो सकता है। उसका एप्लीकेशन या बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रैटेजीज बनाना। ठीक है, टू ट्रांसलेट स्ट्रैटेजिक प्लान्स इनटू स्पेसिफिक एक्शंस फॉर वेरियस यूनिट्स और डिपार्टमेंट। ठीक है, ये डिपार्टमेंटल लेवल पे हो गया। थर्ड आ जाते हैं हम ऑपरेशनल लेवल। अब आता है हमारा डे टू डे काम, दिस इज द लोअर मैनेजमेंट। ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। डेफिनेशंस, डे टू डे प्लानिंग दैट गाइड्स रूटीन एक्टिविटीज एंड इमीडिएट एक्शंस, जो डे टू डे काम होगा। ठीक है, तो देखिए कंप्लीट हम एक अगर ओवरऑल स्कूल का एग्जांपल लेके चलते हैं तो एक सबसे उसमें टॉप लेवल में हमारा मैनेजमेंट होगा, दैट इज प्रिंसिपल और उनके साथ जो मैनेजमेंट में लोग होंगे। ठीक है, डायरेक्टर्स में। देन आ जाता है मिडिल लेवल में जिसमें टॉप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड डिपार्टमेंट लेवल पे होगा। देन आ जाते हैं हमारे टीचर्स, स्टाफ। ठीक है, तो ये 3 लेवल पे अगर आप समझेंगे तो फर्स्ट लेवल पे जो प्रिंसिपल होंगे, जो मैनेजमेंट में लोग होंगे, वो पूरे स्कूल के डायरेक्शन तय करेंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कि हम स्कूल के लेकर उनका क्या विजन है। देन मिडिल लेवल पर वो अपने कन्वे करेंगे। देन मिडिल लेवल वाले क्या है, उस स्ट्रैटेजी को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर करेंगे। दे विल टेल दैट वी हैव टू डू दिस थिंग्स लाइक दिस। देन ऑपरेशनल लेवल आ जाएगा, जहां पर लोअर लेवल आ गया, डे टू डे प्लानिंग दैट गाइड्स रूटीन एक्टिविटीज, इमीडिएट एक्शंस, वीकली और ईयरली हो सकता है। फोकस कहाँ होगा, स्पेसिफिक टास्क, प्रोसीजर्स एंड शेड्यूल्स पे, जैसे कि टाइम टेबल, क्लासेस, प्लानिंग स्कूल इवेंट्स, ये सारी चीज़ें। ओके, टू इंश्योर स्मूथ डेली ऑपरेशंस अलाइन विद द ब्रॉडर गोल। तो जो भी स्कूल के डेली ऑपरेशंस होंगे, लेकिन उनका गोल क्या होगा, हमेशा ब्रॉडर ही रहेगा। जैसे कि बच्चों को एक एक्टिविटी क्लास कराना, चेस की क्लास कराना, ठीक है, फुटबॉल की क्लासेस कराना, डांस क्लास कराना, तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ डेली कराएंगे। लेकिन फिर इनको लेकर आप बड़े बड़े उसमें इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, फिर उसके बच्चा धीमे धीमे आगे बढ़ता है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो वो बढ़ेगा ना, लेकिन गोल तो उसका ब्रॉडर है, बट उसको डेली ऑपरेशंस में इस तरीके से शामिल किया गया। तो ये काइंड ऑफ एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट मीन्स स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग, यहाँ पर स्ट्रैटेजी की प्लान होगी। देन आपका टैक्टिकल प्लानिंग, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देन थर्ड इज ऑपरेशनल, जहाँ पर ऑपरेशन होगा डे टू डे टास्क का। लिमिटेशंस क्या होती हैं प्लानिंग मैनेजमेंट की, लैक ऑफ इसको देखिए, जहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पर नेगेटिव भी होंगे, ये दिमाग में रखकर चलना है। तो इसको तर्क के द्वारा वो नहीं करना है कि नहीं ऐसा तो नहीं होता। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्लानिंग रिक्वायर्स टाइम फॉर एनालिसिस, फोरकास्टिंग एंड डिस्कशन। देखिए प्लानिंग के लिए देखिए टाइम तो लगता है, एनालिसिस और उसको बोलने के लिए तो बहुत सारा डिस्कशन लगता है, टाइम लगता है। तो समटाइम्स जो है क्या हो जाता है कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, कॉस्टली प्रोसेस, कॉस्टली भी होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करते हैं। डिपेंडेंस ऑन फोरकास्टिंग, ठीक है, और इग्नोर ह्यूमन फैक्टर्स,
false sense of security, limited for managerial ability and resistance to change. एग्जाम्पल दूंगी एनईपी 2020 का कि कितने साल बाद, ये 34 साल बाद हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है और बहुत सारी इसमें चेंजेस हो रहे हैं। अब ऑलरेडी उसको चेंजेस को करने के लिए इतना उसमें रिसोर्स एंड ऑल पैसा भी लगा है और जो है चीज़ें टाइम भी लगा है, सब कुछ लगा है कि अगर किसी चीज़ से कोई, इसीलिए उसमें बहुत सारे लोगों से राय ली जाती है तब कहीं जाके। अब अगर इसको अप्लाई कर दिया तो अभी क्या होगा कि ये अब इतना नहीं है कि हम डेली डेली इसको चेंज कर सकें, ठीक है। तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आप यहाँ से समझ सकते हैं, कॉस्टली प्रोसेस हो गया, डिपेंडिंग और फोरकास्टिंग। और देखिए लिमिटेड बाय मैनेजरियल, अब जो मैनेजमेंट होगा स्टार्टिंग में उसी की एबिलिटी पर ही ये डिपेंडेंट होगा, ठीक है। कैसा हमारा गवर्नमेंट, अगर जो जिस तरह की गवर्नमेंट है तो उसमें जिस तरह का उनका पूरा थॉट प्रोसेस है उसी पर बेस्ड प्लानिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे है डिपेंडेंस ऑन फोरकास्टिंग। तो प्लानिंग हमारी क्या होती है कि एक पहले जो हम अनुमान करते हैं, हम लोग एक वो लगाते हैं कि हाँ आगे ऐसा होगा, उसके बेसिस पर प्लानिंग करते हैं, ठीक है। बट आगे जाके अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं तो फिर हमारे प्लान को वापस से चेंज की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तरह से एक लिमिटेशन हो जाती है उस जगह पर। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग खत्म हो गया। तो ये फर्स्ट बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन का जो पार्ट था वो खत्म हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। द ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस दैट फॉलोज द प्लानिंग। अब प्लानिंग के बाद उसको ऑर्गेनाइजिंग का काम आ जाता है। आफ्टर प्लानिंग इट इज़ द प्रोसेस टू ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपिंग प्रोडक्टिव रिलेशनशिप्स अमंगस देम फॉर अचीविंग अवर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। तो आप जब हमने एक बार चीज़ प्लान कर ली, अब उस सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। कौन कौन सी चीज़ें? फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि हम कितना फाइनेंस लेकर आएंगे, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब मटेरियलिस्टिक एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो हम एक स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हमने एक स्कूल आपने ओपन किया है तो सबसे पहले उसमें फिर कैसे हम अपना कोई अगर उसका गोल बनाया है एक ऑर्गेनाइजेशन का, देन अब उसमें कैसे फाइनेंसेस को लाएंगे, कैसे उसमें फिजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, कैसे ह्यूमन रिसोर्स को एक साथ लाके और फिर अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्टिव वे में यूज़ करेंगे। ये हमें ऑर्गेनाइजिंग में करना होता है। अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, ऑर्गेनाइजिंग इज अ फंक्शन विच कंसर्न विद define the role positions of job related and coordination between the authorities and responsibilities। तो एक तरह का रोल पोजीशन, अगर जॉब में बात करेंगे तो क्या है देना कि इस ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा, मतलब एक तरह से आपको डिपार्टमेंट वाइज काम को डिस्ट्रीब्यूट करना, कोऑर्डिनेट करवाना। और वो क्या होगा, अथॉरिटीज़, जो अथॉरिटी है हायर लेवल है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी जा रही है वो काम करने की, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन को बैठाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, चेस्टर बर्नार्ड ने बोला था। आपको डेफिनेशन एज इट इज़ लर्न करनी है। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजिंग रिसोर्सेज, पीपल, टाइम, फैसिलिटीज टू अचीव द प्लान्ड गोल। सिंपल लाइन में हम ये समझ सकते हैं। अब एजुकेशन में क्या हो गया, असाइनिंग ड्यूटीज टू टीचर एंड स्टाफ, फॉर्मिंग सब्जेक्ट कमिटीज, हाउसेज एंड क्लब्स, एलोकेटिंग क्लासरूम्स, लैब्स एंड टीचिंग एड्स, ठीक है। तो एजुकेशन में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यही हो जाता है कि टीचर्स को ड्यूटी असाइन करना, सब्जेक्ट्स बताना कौन से क्या कौन पढ़ेगा, क्लब, आज मैथ क्लब है, साइंस क्लब है, ये सब, नेचर क्लब, इन सबको बताना, क्लासरूम्स को एलोकेट करना, लैब्स को, टीचिंग एड्स को, सब कैसे कहाँ पर कौन सा होगा वो सब डिस्कस करना। दैट इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। Implication of effective management, a well organized institute runs smoothly, ठीक है। इट अवॉइड ओवरलैप एंड कन्फ्यूजन एंड इंश्योर्स ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो अगेन यहाँ पर अगर हमारा मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइज्ड जो है इफेक्टिवली यूज हो रहा है, तो दिस मीन्स हमारा जो पूरा इंस्टीट्यूशन है ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो बहुत रन स्मूथली करेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी वेरी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट आता है स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। Identification of activities, departmentally organizing the activities, classifying the authority, coordinate between authority and responsibility। तो स्टेप्स क्या क्या हो जाएंगे, सबसे पहले जो भी प्लानिंग में एक्टिविटीज़ की गई हैं उनको पहचानना, देन उनको डिपार्टमेंट वाइज लोगों को देना, देन क्लासीफाई करना कि उसके लिए अथॉरिटी कौन बनेगा, हेड कौन होगा, HOD जैसे बोलते हैं, डिपार्टमेंट हेड। देन उस जो अथॉरिटी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको दी जा रही है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन। So these are the 4 steps for organizing।
नाउ नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Formal organization is a deliberately structured and officially established system where individuals work together to achieve common goal. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर ऑफिशियली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है पूरा, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं साथ में। ओके, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इट इज़ डिफाइंड बाय ए क्लियर हायरार्की, फिक्स्ड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिटन रूल्स एंड एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर। पूरा एक क्लियर हायरार्की होता है कि ये आपके बॉस हैं, इनके बाद ये काम करना है, इनको ये काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फिक्स होती हैं, रोल भी फिक्स होते हैं, पूरा रिटन रोल होगा, एक फॉर्मल रूल्स होंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन सच एन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी फ्लोज टॉप डाउन मैनर। ठीक है, टॉप से डाउन मैनर में आपकी अथॉरिटी जाती है, सबसे पहले जो टॉप है, देन मिडिल, देन डाउन। इंश्योरिंग ऑर्डर्स एंड डिसिप्लिन्स, डिसिप्लिन ऊपर से ऑर्डर आएगा और नीचे आपको डिसिप्लिन वे में रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जब जो भी आपको एक्टिविटीज़ दी जा रही हैं, जो भी टाइमलाइन दिया जा रहा है, उसमें उस काम को कंप्लीट करके देना होता है। For instance, in school setting, the formal organization include the principal, vice principal, department heads, teachers, and administrative staff, each with specific duties assigned under the school official framework. Formal organizations promote clarity, accountability, and efficiency. ठीक है, तो समझ में आ गया स्कूल के एनवायरनमेंट में अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या, प्रिंसिपल, देन वाइस प्रिंसिपल, देन डिपार्टमेंट हेड्स, देन टीचर्स, देन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स, ये सब मिलके इनकी ड्यूटीज असाइन होती है और अथॉरिटी टॉप टू बॉटम चलती है। और ये इसकी वजह से क्या होता है, क्लैरिटी आती है चीज़ों में, अकाउंटेबिलिटी भी बनती है और एफिशिएंटली हमारा काम जो है, जो गोल है हमारा, उसे अचीव किया जा सकता है। दे आर एसेंशियल फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजिंग लार्ज टास्क, मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस डिपार्टमेंट। ठीक है, however they are sometimes become rigid, slow to adapt and may lack a personal touch and relationships। तो ये देखिए हर जगह पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो बात होती है तो वो यहाँ भी है, कम से कभी कभी रिजिड हो जाता है ना, टॉप लेवल पे कैसा आदमी आ गया तो वो क्या कर रहा है, अब कुछ चीज़ों को बड़े ही रिजिडली बता रहा है कि नहीं मैंने ही काम जो रूल बना दिए वही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा कि लीडरशिप। ठीक है, तो वो डिपेंड करती है कि फिर वो चीज़ लीडर टू लीडर पे डिपेंड करती है कि लीडर आपका कैसा है। तो वो आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगेन एडवांटेज क्या हो जाएगा, क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्मूथ फंक्शनिंग थ्रू रूल्स, इजी अकाउंटेबिलिटी एंड गोल ओरिएंटेड कोऑर्डिनेशन। तो ये हम एडवांटेज इसके लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज में क्या लिख सकते हैं, कैन बी रिजिड और ब्यूरोक्रेटिक। अब टॉप लेवल अगर जो है मेन हो जाएगा या उसी के पास ज़्यादा अथॉरिटी रहेगी तो दिस मीन समटाइम्स इट कैन बी रिजिड और ब्यूरोक्रेटिक। ठीक है, लेस पर्सनल इंटरेक्शन, और आपने देखा ही है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल पे ईडी सीएमडी सबसे कौन बात करने जाता है। ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो वो उनको वही फॉलो करना होता है जो ईडी सीएमडी से आ जाता है। तो स्लो डिसीजन मेकिंग इन इमरजेंसीज, तो इस तरह में कभी क्या होता है, कोई इमरजेंसी है तो ये होता है कि नहीं भाई ऊपर से चलेगा तब नीचे तक पहुंचेगी वो पूरी फाइल, तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग में भी स्लो काम हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कमिंग टू द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप नेचुरली स्पॉन्टेनियसली विद इन अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर में ही कभी कभी क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप डेवलप हो जाता है नेचुरली, लाइक इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशनशिप। अब जैसे कि आप ही हैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपके जो कलीग्स हैं उनके बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन, वो जो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है ना स्पॉन्टेनियस अपने आप की एक रिलेशनशिप से, उसे बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे शेयर्ड इंटरेस्ट है, सोशल इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दीज ग्रुप्स आर नॉट डिफाइंड बाय चार्ट्स और ऑफिशियल टाइटल्स बट आर फॉर्म थ्रू फ्रेंडशिप, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स आर हु रेगुलरली मीट ड्यूरिंग ब्रेक्स टू शेयर क्लासरूम एक्सपीरियंसेस और ऑफर एडवाइस फॉर्म एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो समटाइम्स कलीग्स में एक दूसरे की हेल्प कर देना या एक दूसरे को बता देना कि नहीं अगर आप अपने काम को इस तरह से करेंगे तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव, तो इस तरह का गाइडेंस मिल दे देना। समटाइम्स दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना कि चलो आई विल हेल्प यू इन दिस। तो इस तरह की चीज़ें जो अपने आप एक ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो जाती हैं, डेवलप हो जाती है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Though informal organizations are not officially recognized, they play a crucial role in improving communication, building morale and promoting teamwork। देखिए ये कोई ऑफिशियली इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक ग्रुप में हैं, टीम में हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं। तो अगर आपकी बीच में जो लोग हैं, जो ग्रुप है आपका, जो एम्प्लॉयज़ के बीच में, स्टाफ है, उसके बीच में अगर अच्छा कनेक्शन है, अच्छा कम्युनिकेशन है, तो वो आपके काम को बहुत ही अच्छा, उस ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छा होगा।
ठीक है, सक्सेसफुल होगा। अगर लेकिन अगर उसी के बीच में पॉलिटिक्स चल रही है, दे आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर्स, मीन्स जेलसी है, ये दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगर क्रिएट हो जाती है तो माहौल, एक बोलते हैं ना कि माहौल ख़राब है, माहौल नहीं अच्छा उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो वही यहाँ पर जो एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने में। They will help fill gaps left over by the formal system, encourage peer support, often led to creative problem solving। तो ये क्या एक तरह से peers को सपोर्ट करने में, जो मैंने भी बताया कि अगर एक नहीं वो काम कर पा रहा है तो दूसरा उसको हेल्प कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी इफेक्टिवली काम करता है ये। However, formal groups can sometimes promote gossips, favoritism and resistance to official changes in if not handled properly। तो sometimes again वही होता है ना कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही पक्ष होंगे हर चीज़ के, तो यहाँ भी वही आ जाता है। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस, प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड टीम वर्क। ठीक है, एडवांटेज तो ये हो गया, बूस्ट मॉरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, फिल्स कम्युनिकेशन गैप्स इन फॉर्मल स्ट्रक्चर्स एंड इनकरेज इनोवेशन एंड पेयर लर्निंग। तो ये सारी चीज़ जिससे हो गई, दीज आर द एडवांटेजेस। कोऑपरेशन हो जाएगा, टीम वर्क एक रहेगा, तो उससे क्या होता है, जब आप एक टीम में मिलकर काम करते हैं वो, और सबके बीच में एक अच्छा माहौल है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, तो वो काम बहुत अच्छा होता है। जैसा कि अभी डिस्कस किया, जॉब में एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, आप घर से निकलते हैं काम पर जा रहे हैं, अगर वहाँ पर सबके बीच में एक अच्छा माहौल है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, एवरीबडी इज़ हेल्पफुल केयरिंग, तो उससे क्या हो रहा है, आपको करने में मज़ा आ रहा है। कमिंग टू द डिसएडवांटेज भी इस चीज़ का हो सकता है, मे लेड टू गॉसिम और ग्रुपिज्म, कैन रेजिस्ट फॉर्मल चेंजेस, मे स्प्रेड रूमर्स, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें तो आ जाएंगी, पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी अपने आप चली आती है। तो इस तरीके से आप इस डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इंपॉर्टेंस क्या हो गया, गोल अचीवमेंट। Organizations bring people and resources together to achieve complex objectives that individual alone cannot accomplish। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से सारी चीज़ें साथ में आती हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हम लोग हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम अपने गोल को ईजिली अचीव कर सकते हैं, एक अकेला तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पॉइंट वाइज लर्न कर लेंगे। गोल अचीवमेंट, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का एफिशिएंटली हम यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस ensure systematic use of money, manpower, materials to reduce wastage। Okay, division of work and specialization, tasks are divided among members according to skill, qualification, improving efficiency, output। तो जो भी इंसान जिस तरह का स्किल्ड है, वही किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में स्किल बेसिस पर ही काम होता है ना, आपकी जिस तरह की स्किल है उसी पोस्ट के लिए आपको हायर किया जाता है। तो उससे ग्रुप को डिवाइड हो जाता है थ्रू ऑर्गेनाइजेशन काम, तो एफिशिएंटली उस चीज़ को कंप्लीट किया जा सकता है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन हेल्प अलाइन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स टुवर्ड अ कॉमन गोल थ्रू सुपरविजन एंड कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा एक अच्छा, कि भाई जब आपके सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल भी ईजिली कर सकते हैं। इनोवेशन एंड ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट डेवलपमेंट थ्रू रिसर्च, टीम वर्क एंड ट्रेनिंग। तो जब एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक, तो उसके बाद वहाँ पर टीम वर्क, रिसर्च और ट्रेनिंग भी के डेवलपमेंट को भी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करता है। नाउ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दे क्रिएट जॉब्स फॉर वेरियस लेवल फ्रॉम मैनेजमेंट टू सपोर्ट लेवल। तो एक तरह से जब आपने पूरी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी हैं, तो आपको समझ में आएगा ना कि इस लेवल पे यहाँ पर स्टाफ की कमी है, यहाँ पर कमी है, तो वहाँ पर आप उस तरह से एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन होता है। सोशल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक NGOs, स्कूल्स एंड कोऑपरेटिव अपलिफ्ट सोसाइटी बाय प्रमोटिंग हेल्थ, एजुकेशन एंड इक्वलिटी। ओके, सो यहाँ पर हमने टोटल 2 बेसिक फंक्शंस को कंप्लीट किया है। नाउ क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अदर बेसिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। चलिए, मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी, तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आया हुआ है इसको भी देख लेते हैं। ये आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है 24-25 का। देखिए, डिफाइन एजुकेशनल लीडरशिप एंड मेन फंक्शंस, ये हमने किया हुआ है। What are the key qualities of an effective leader in the field of education, ये भी हमने किया है। नेक्स्ट आ गया आपका एक्सप्लेन द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर सिग्निफिकेंस फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको 2 मैनेजमेंट फंक्शन कराए हैं, तो इसी तरह से आपको 4 मैनेजमेंट फंक्शन लिखने हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट एक्सप्लेन करना होगा, मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड इम्प्लीकेशंस में बता रही हूँ। तो वो उस तरह से क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारा मैटर यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू लॉन्ग एंड शॉर्ट
आंसर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।